हेलो एवरी वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश विद विवेक। आज हम एसएसटी में हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है आपको ये टॉपिक है, आप अपनी हिस्ट्री बुक से उठा के देख सकते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें देखते क्या क्या सब दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर दिया गया कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो नेशनलिज्म आया उससे पहले उसका बैकग्राउंड कैसा था, मतलब यूरोप किस तरह का मैप पे किस तरह से दिखता था, ये बताया गया है। और वहाँ पर नेशनलिज्म लाने में इतना डिफ़िकल्टीज क्यों हुआ। तो यहाँ पर हमने एक सब टॉपिक का नाम लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग द यूरोप बैकग्राउंड। यूरोप के बैकग्राउंड को समझने के लिए ये चीज़ है, बैकग्राउंड यानी मैप को समझना। बिफोर नेशनलिज्म आने से पहले यू ऑल नो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 में आया था। लेकिन अभी हम इस यहाँ बात कर रहे हैं इस 1750 1750 का बात कर रहे हैं, जो कि इससे पहले है। मतलब पहले जो यूरोप जब रेवोल्यूशन नहीं आया था उस वक्त उसका बैकग्राउंड कैसा था। तो देखिए, इन द मिड 18th सेंचुरी मतलब हो गया मिड 18th सेंचुरी 1750 के अराउंड, देयर वर नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप एज वी नो टुडे। मतलब जैसा आज हम जानते हैं यूरोप में बहुत सारे नेशन स्टेट्स हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया। तो ये आज अपने आप में नेशन स्टेट है। लेकिन पहले ये एक नेशन स्टेट की तरह नहीं था, मतलब एक कंट्री नहीं था, ये एक एम्पायर के फॉर्म में था, बहुत बड़ा एम्पायर था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बता रहा है कि पहले जो है 1750 से पहले ये ऐसा कोई नेशन स्टेट, ऐसा कोई कंट्री नहीं था। ये सभी एक एम्पायर के फॉर्म में हुआ करता था। इन यूरोप एज वी नो टुडे, जैसा हम आज जानते हैं वैसा पहले नहीं था। करें, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जो ये जो नेशन स्टेट है या आप इसको कंट्री भी बोल सकते हैं आज के समय, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर इसके जगह क्या था पहले, किंगडम्स। बड़े बड़े राजा होते थे, उनका एम्पायर होता था, वो उनका किंगडम होता था। तो वो पहले किंगडम हुआ करता था। डचीज का मतलब हो गया कोई छोटा राजा जो छोटे से एरिया पे शासन करता था, उसको डचीज कहा जाता था। कैंटन्स का मतलब हो गया ये भी एक तरह का रूलर हुआ करता था किसी पर्टिकुलर रीजन का। यहाँ का रीजन का कोई रूलर है, लोग जो है खुद ही अपना डिसीजन लिया करते थे, इसको बोला जाता था कैंटन्स। ये लोग खुद अपना डिसीजन लिया करते थे, ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे। तो ये पहले जो है नेशन स्टेट की जगह ये सब हुआ करते थे, मतलब जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड की जगह क्या हुआ करते थे, किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स। यू नीड टू लर्न दिस थ्री थिंग्स विथ देयर ऑन रूलर्स। और इन सब के पास अपना अपना रूलर होता था। किंगडम में भी रूलर होता था, यहाँ भी राजा, किंग हुआ करते थे। एंड इंजॉयड ऑटोनोमस पावर। ऑटोनोमस पावर का मतलब खुद का अपना पावर हुआ करता था। वो खुद ही अपना रूल्स बनाते थे, रेगुलेशन बनाते थे और खुद उस पर अपना राज करते थे, शासन करते थे। तो इस तरह से पहले डिवाइड था पूरा जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड। अब बात करें अगर यूरोप का, तो यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप वर रूल्ड बाय ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो सेंट्रल पार्ट है, सपोज कोई ये यूरोप है, सपोज दिस इज यूरोप, उसका ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, तो इस ये वाला उधर का जो पार्ट था, और सेंट्रल पार्ट, जो सेंटर वाला पार्ट था, ये पार्ट और ये पार्ट, यहाँ पे जो रूलर थे बहुत ऑटोक्रेटिक थे, बहुत ही निरंकुश, बहुत ही निर्दय, बहुत ही क्रूएल थे, मोनार्कीज थे। यहाँ के राजा बहुत ही निर्दय या फिर क्रूएल हुआ करते थे। ऑटोक्रेटिक मतलब बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने वाला, एब्सोल्यूट मोनार्की था यहाँ पे। सब बात बोल रहा है इन दीज रीजन्स। अभी जहाँ पर जो रीजन्स की बात की है, जैसे किंगडम हो गया या डचीज हो गया, कैंटन्स हो गया,
लिव्ड डाइवर्स पीपल्स, चूंकि ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था। लेट मी टेल यू समथिंग है कि सपोज कोई ऐसा फैमिली है, सपोज ये फैमिली है, इसके बैकग्राउंड को मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फैमिली है और इस फैमिली में सारे फैमिली के जो सारे मेंबर्स हैं अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग एरिया के लोग हैं। कोई मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स हो। तो कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज पीपल्स दैट दे विल बी यूनाइटेड, कि ये लोग साथ में एक साथ रहेंगे? नहीं रह सकते, बिकॉज उनकी कल्चर अलग होगी, उनकी भाषा अलग है, उनका हर कुछ डाइवर्स है, अलग अलग है। तो हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लोग यूनाइट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, और ना ही कोई ऐसा काम है जो ये सब लोग एक साथ मिलकर कर सकते हैं। तो दिस वाज द सेम कंडीशन इन यूरोप। यूरोप पूरे पार्ट जो है ना, यूरोप का जो मैप देखेंगे तो पूरा पार्ट अलग अलग लोगों से भरा हुआ था, अलग अलग टाइप्स के लोगों से भरा हुआ था। इसी को बोला गया डाइवर्स पीपल्स। यहाँ पे लिखा है डाइवर्स पीपल्स। पीपल्स मतलब यहाँ पे हो गया कोई सेम ग्रुप के लोग को बोलते हैं पीपल्स। पीपल मतलब लोग होता है, लेकिन पीपल्स का मतलब होता है कि सेम आइडेंटिटी वाले लोगों को बोलते हैं पीपल्स। ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटी के अलग अलग लोगों का ग्रुप रहा करते थे पूरे यूरोप में। तो इस लिव्ड डाइवर्स पीपल्स एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और ये लोग अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते थे, अलग अलग इसकी डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेज भी अलग अलग बोलते थे। दे बिलोंग टू द डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स, ये लोग अलग अलग इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। इथनिक ग्रुप का मतलब हो गया कल्चर, इनका जो कल्चरल एक्टिविटीज था या इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, दे वर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दैट इज वाई ये इसको बोला गया कि पैच वर्क है, अलग अलग लोग जो है अलग तरीके से लोग जो है बसे हुए हैं, और इन सबको यूनाइट करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, उतना आसान नहीं है। देखिए बिकॉज ऑफ दीज, और इसी के कारण क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दीज डाइवर्सिटीज, ये जो विविधताएं थी, ये जो डाइवर्सिटीज थी, डाइवर्सिटीज का मतलब हो गया जो लोगों के बीच में डिफरेंस था। पीपुल डिड नॉट फील यूनाइटेड, और इसी कारण वे लोग आपस में यूनिटी फील नहीं करते थे, बिकॉज दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड हैड नॉट द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होगा उनके पास कॉमन आइडेंटिटी, और इसलिए उनके पास कोई फीलिंग नहीं था कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो सेम है, शेयरेबल है, मतलब एक दूसरे की आइडेंटिटी मैच करती है, ऐसा कोई फीलिंग नहीं था उस लोगों के अंदर। एंड दैट इज वाई नेशनलिज्म को वहां लाना बहुत मुश्किल हुआ आगे चल के, बाद में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि एवरीवन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। ये तो हो गया यहाँ के मैप पे हम लोग देखा कि उसकी डाइवर्सिटी कैसे वैरी कर रही है। आप समझ सकते हैं कि जो ये सब कंट्रीज थे वो पहले इंपायर के फॉर्म में थे, अलग अलग किंगडम थे, डचेज थे और कैंटन्स के फॉर्म में थे, लोगों में काफ़ी डाइवर्सिटी थी। कब? बिफोर नेशनलिज्म, बिफोर जब स्टार्ट हुआ, आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अगला पार्ट हम लोग देखते हैं इसी में। हाँ, तो इसके अगले पार्ट को हम लोग देखते हैं। अगले पार्ट में तो पहले पार्ट में तो हमको ये बताया है कि वो जो अलग नेशन स्टेट पहले दिखाई देता था, हमें अभी जो दिखाई देता है वो पहले उस तरह नहीं था, वो किंगडम, डचीज और कैंटन से बटे हुए थे। अब उसी का एक एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया कि कैसे बटा हुआ था। इसके लिए एग्जाम्पल के ने एनसीईआरटी ने उठाया हैब्सबर्ग एम्पायर को उठाया। हैब्सबर्ग एम्पायर, उस वक्त वो बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था यूरोप में, पूरे यूरोप में ये बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, बहुत बड़ा इनका शासन था। तो एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने दिखाया है किसका? हैब्सबर्ग एम्पायर को दिखाया है। अब उसी को दिखाएंगे कैसे ये बटा हुआ था। अभी पढ़े हम लोग बटा हुआ था, तो कैसे बटा हुआ था देखिए। कह रहे कि द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। कह रहे हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रिया और हंगरी वाले एरिया पे रूल करता था। अगर यूरोप का मैप आप उठा के देखेंगे तो ऑस्ट्रिया और हंगरी वाले जो एरिया है ना, वहां पर किसका शासन था? ये हैब्सबर्ग एम्पायर का था। ऑस्ट्रिया हंगरी कंट्री का नाम है, तो वहां पर शासन था हैब्सबर्ग एम्पायर का, पहले किंगडम का। इट वॉज पैचवर्क, और वो जो एरिया था पैचवर्क का मतलब कंसिस्ट ऑफ, किसी से बना हुआ था? मैनी रीजन्स। ये जो
एम्पायर था ना, उसके अलग अलग रीजन्स थे, अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, पैचवर्क्स में बटा हुआ था। मतलब हर एक पार्ट में अलग अलग डाइवर्स के लोग रहते थे, अलग अलग इथनिसिटी या अलग अलग आइडेंटिटी वाले ग्रुप के लोग रहा करते थे। अब इन्होंने बांट के बताया है कि हैब्सबर्ग एम्पायर को हमने इस तरह से यहाँ पे बांट दिया है ताकि इजी हो आपको समझने। हैब्सबर्ग एम्पायर को एक तरफ जो है एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट का मतलब हो गया बहुत ही हाई क्लास के लोग, बहुत ही रिच पीपल या बहुत ही हाई सोसाइटी के लोग, तो उसको बोला गया एरिस्टोक्रेट्स। और एक ग्रुप था पीजेंट्स का, किसानों का। तो एरिस्टोक्रेट्स में देखिए, एरिस्टोक्रेट्स में जो रीजन बटा हुआ था, हैब्सबर्ग एम्पायर की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए एम्पायर है, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स बटे हुए हैं। तरह की जो अल्पाइन वाला रीजन था, अल्पाइन रीजन का नाम था, उसमें ये एरिया आता था, टायरोल, ऑस्ट्रिया या सुडेनलैंड, ये एरिया जो है अल्पाइन रीजन में आता था। यहाँ पर एरिस्टोक्रेट्स का डोमिनेशन था, प्रभुत्व था, मतलब वो लोग ज्यादा डोमिनेंट थे इस एरिया में। बोहेमिया जो एरिया था, वहां के लोग क्या बोलते थे, जर्मन स्पीकिंग। द पॉइंट शुड बी नोटेड, पूछेगा आपकी जर्मन स्पीकिंग लोग किस एरिया के से थे, तो बोहेमिया एरिया में जर्मन स्पीकिंग लोग रहा करते थे। इटालियन स्पीकिंग जो इटली लैंग्वेज बोला करते थे इटालियन, वो किस एरिया के लोग थे, तो लैम्बोर्डी और वेनेतिया जैसे एरिया के लोग इटालियन स्पीकिंग थे, इटली लैंग्वेज बोला करते थे। और कौन बोलते थे, एरिस्टोक्रेट, हाई क्लास पीपल। और गैलिशियन एक एरिया हो गया, गैलिशियन वाले एरिया में पॉलिश लैंग्वेज बोला जाता था। तो ये आप याद रखना है, इस एरिया में डोमिनेंस था किसका, एरिस्टोक्रेट का। और बोहेमियन एरिया में जर्मन स्पीकिंग थे, इटालियन स्पीकिंग हो गया, और गैलिशियन में हो गया आपको, गैलिशियन एरिया में हो गया पॉलिश स्पीकिंग। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि कैसे लैंग्वेज वेरी कर रहा है, इसका मतलब कल्चर ही वेरी करता होगा, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर चीज वेरी करता होगा, अलग अलग तरह से रहते होंगे। तो एरिस्टोक्रेट भी अलग अलग तरह के थे। अब पीजेंट्स वाले ग्रुप में बात करें, तो इसको मैप के थ्रू हम समझाने की कोशिश किए। मान लीजिए हैब्सबर्ग एम्पायर का एक मैप है, तो इसके नॉर्थ वाले एरिया में जो फार्मर्स रहा करते थे वो था बोहेमियंस और स्लोवंक्स जो है किसान थे। उसके बाद ईस्ट वाले पार्ट में जो रहा करते थे, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो ईस्ट वाले पार्ट में थे वो रोमन्स फार्मर्स का नेम हो गया, कैटेगरी का हो गया, या उसके ग्रुप का नाम होगा। इधर साउथ हो गया, साउथ में जो है स्लोवेनीज और क्रोट्स, ये दो टाइप के जो फार्मर्स रहा करते थे वो साउथ में रहा करते थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पूरा यूरोप था इस तरह से बटा हुआ था ना, अलग अलग पार्ट में, अलग कहीं पे एरिस्टोक्रेट रह रहे हैं, एरिस्टोक्रेट में भी डाइवर्सिटी हो गया, पीजेंट्स में भी अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। सो ये एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो ये आपको एक्चुअली बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है यूरोप का, कि यूरोप जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले बहुत अलग अलग टाइप में बटा हुआ था, और वहां पर रिवॉल्यूशन लाना इसीलिए मुश्किल था क्योंकि लोग अलग अलग कैटेगरी के थे, अलग अलग इथनिसिटी यानी अलग अलग कल्चरल से थे, बिलोंग्स करते थे। तो इसके आगे देखिए, इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। तो देखिए लास्ट में इसका जो पॉइंट है ये है कि सच डिफरेंस डिड नॉट प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। चूंकि इतना डाइवर्स था यूरोप का बैकग्राउंड, यूरोप का मैप, तो यहाँ पर यूनिटी को प्रमोट करना बहुत मुश्किल था। तो लिखा है डिड नॉट प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, आपस में यूनाइट नहीं कर पा रहा था लोगों को। पॉलिटिकल यूनिटी का मतलब हो गया कोई एक कॉमन प्रॉब्लम के लिए सब लोग साथ नहीं आ सकते थे। तो फिर कहिएगा कि सर ये लोग कैसे आपस में रहते थे एक जगह, तो उसका एक कारण था, दैट इज दिस, द ओनली कॉमन बॉन्ड एमंग पीपल, लोगों के बीच में जो बॉन्ड था, आपस में जो लोग एक साथ रहते थे, इसके पीछे का जो बॉन्ड था एमंग पीपल वाज एलिजियंस। आपको ये पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है, एलिजियंस यानी लॉयल्टी टू द एम्पेरर। ये सब लोग लॉयल होते थे अपने एम्पेरर, अपने किंग के प्रति, इसीलिए आपस में मिलकर रहते थे। सभी लोग किंग को ही सब कुछ मानते थे आपस में, इसलिए मिलकर रहा करते थे, तो सभी लोग लॉयल थे किंग के प्रति। तो ये था बैकग्राउंड यूरोप का बिफोर नेशनलिज्म।
इस तरह का बैकग्राउंड था। और यहाँ पर नेशनलिज्म मूवमेंट लाना है तो आगे का पॉइंट आएगा कि अब क्या किया गया, यहाँ के लोग जो थे इनके बारे में और भी ज़्यादा डाइवर्स करके आपको आगे बताया गया है। उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।